हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बनाने के लिए। तो 15 डेज़ का जो करंट अफेयर था 1 to 15 फैब का, वो तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। ठीक है, फैब का 28 फैब तक जो है वो आपको करंट अफेयर करना है। उसके बाद प्लीज़ करंट अफेयर को टच मत कीजिएगा, उससे नहीं पूछा जाएगा। पिछले वाला जो है वो हम रिवाइज करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर जो स्पेसिफिकली इकोनॉमी के हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये 6 मंथ्स का करंट अफेयर है। इसके बाद सेट बी आएगा जिसके अंदर 6 मंथ्स का करंट अफेयर और होगा। हम इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर को कवर करेंगे ताकि जिस सब्जेक्ट का करंट अफेयर आपको करना है वो करने में आपको आसानी हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हेल्पफुल होगी कि आप फिर एक्स्ट्रा करंट अफेयर नहीं करेंगे, मतलब जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट के जो आपके काम के नहीं है वो आपको नहीं करने हैं इसमें। तो हम 6 मंथ्स का करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो है इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शंस के जो है टर्म्स हैं, वो टर्म्स देखिए क्यों डाले हैं मैंने स्पेसिफिकली। आप समझिए कि आप तो बुक से भी पढ़ सकते हैं उसको, बट जब वो चीज़ करंट अफेयर के अंदर आ जाती है ना, वही टर्म्स, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिर आप उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे अपने एग्जाम के लिए। दूसरी चीज़, इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स को मैंने डाला है और पूरे जो भी प्रोसीजर आपको लगता है पॉलिसी इनिशिएटिव्स है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट को लेके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि प्लेलिस्ट को रीअरेंज कर दीजिए। तो कल मैंने प्लेलिस्ट को रीअरेंज कर दिया है। तो अगर आप ये देखिए, अगर आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे हम सोशल सिक्योरिटी को लेकर चल रहे हैं, तो अगर आपको सोशल सिक्योरिटी के ही टॉपिक्स पढ़ने और कोई नहीं पढ़ने, तो आप सोशल सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ रिवीजन नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो अभी की हमने सीरीज जो रिवीजन का शुरू किया है वो है। और अगर आप देखना चाहते हैं सारी वीडियोस के, आप इधर उधर नहीं घूमना चाहते, आपको बस एक ही स्टॉप पे सॉल्यूशन चाहिए, तो आप यूपीएससी ईपीएफओ की प्लेलिस्ट खोलेंगे, रिवीजन नहीं खोलेंगे, ईपीएफओ की प्लेलिस्ट खोलेंगे। उसमें ये वाली वीडियो जो है आपकी यूपीएससी ईपीएफओ प्रैक्टिस का, ये मैंने बुक रिव्यू व्लॉग दे रखा है, इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस है आपको बस वो करनी है। नीचे वाली वीडियोस जो है वो अपने आप किसी टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो है वो देख सकते हैं, वरना आप इससे ऊपर वाली जितनी भी वीडियो है 60 to 70 वीडियोस है इसमें अब तक की, इन सारी वीडियोस को देखेंगे। नीचे आप बस एक बार टॉपिक को देख लीजिएगा कि आपके काम का है या नहीं है। तो अब शुरू करते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट से। ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2018 का जो सिविल सर्विसेज का पेपर था उसमें ये डायरेक्टली पूछा गया था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। ऊपर से जो है अब डिजिटल इंडिया का जो किया गया है और लॉकडाउन के बाद कैसे हो रही है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है डिजिटल वे में हो रही है, तो इस वजह से ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, बेसिकली आप सिंपल समझिए, आप किसी दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, ठीक है, आप जो है उसको क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, आप अपने घर वापस आ जाते हैं। बट जो वो दुकान वाला है उसको बैंक को एक फ़ीस देनी पड़ती है। मान लीजिए कि आपने जो है उससे 1000 रुपये का सामान खरीदा अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, अब उसमें से 10 रुपये की जो फीस होगी उस दुकान वाले को बैंक में देनी होगी। तो ये जो 10 रुपये है ना, जो बैंक और दुकान वाले ने मिलके जो है एक साथ मिलके डिसाइड किए हैं, उसको हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। तो जो फीस चार्ज होती है मर्चेंट से बाय आ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, वो क्या हो जाता है, आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट हो जाता है। यहाँ पे जो कार्ड के होते हैं कि मतलब कितना जो चार्ज है, कितनी जो फीस है वो ली जाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली जो चार्जेस होते हैं वो प्री एग्रीड प्रोपोर्शन में होते हैं। और किसके थ्रू ये प्री एग्रीड होते हैं, बैंक और जो मर्चेंट होता है उन दोनों के बीच में एक बात होती है कि इतनी फ़ीस होगी और फिर उस बेसिस पे जो है वो फ़ीस चार्ज की जाती है। और ये किस बेसिस पे की जाती है कि कितना ट्रांजेक्शन अमाउंट किया गया है आपसे, आपने कितनी ट्रांजेक्शन की है उस पर्सन को, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो होता है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपका हो जाता है। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट हम एक गवर्नमेंट स्कीम को देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये जो है आपका सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी आता है और आपका इकोनॉमी के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर जो फार्मर्स की फैमिलीज जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की लैंड है या उससे कम है, उनको सरकार के थ्रू ₹6000 का पर ईयर एक इनकम सपोर्ट दिया जाता है। और ये इनकम सपोर्ट डायरेक्ट होता है, मतलब कि डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो है ये अमाउंट या फिर इनकम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में की जाती है। ऐसा नहीं है 6000 रुपये एक साथ दे दिए गए, 2000 रुपीज़ की 3 इंस्टॉलमेंट
दी जाती है और डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यहाँ पे 2019 और 20 में यूनियन गवर्नमेंट ने टोटल जो एक्सपेंडिचर इस स्कीम के लिए निकाला था वो ₹75,000 का था। अमाउंट आपको याद रखने हैं, आपसे पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं ईपीएफओ के साथ ही, तो आप भी इन अमाउंट्स को और इन चीज़ों को याद रखें जो टर्म्स में स्पेसिफिकली पीसीएस के लिए बताऊँ। उसके बाद आपको ये देखना है कि स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्ड फैमिली क्या होती है। तो एक ऐसी फैमिली जिसमें एक हस्बैंड हो, वाइफ हो और 18 साल से कम का 18 ईयर से कम का कोई माइनर चिल्ड्रन होता है और उनके पास अपनी एक कल्टिवेबल लैंड जो होती है वो 2 हेक्टेयर या उससे कम होती है, वो स्मॉल या मार्जिनल लैंड होल्ड फैमिली में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 3 टर्म्स देखेंगे हम ये इकोनॉमी के, और ये टर्म्स अगर करंट अफेयर के अंदर है तो इनको रट लीजिए अच्छी तरीके से। सबसे पहले आता है रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए हमारे पास जो टैक्स के थ्रू, सरकार के पास जो टैक्स के थ्रू, रेवेन्यू के थ्रू पैसा आता है, ठीक है, उसी रेवेन्यू से सरकार क्या करती है, खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई स्कीम निकाली है, सब्सिडी दी गई है, तो ये जो रेवेन्यू सरकार के पास आया और जो एक्सपेंडिचर उसने खर्च किया, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट क्या हो जाता है, मतलब कमी। ये जो एक गैप होता है, अगर ये कम होता है मतलब कि रेवेन्यू जो सरकार के पास आया है वो कम आया है और एक्सपेंडिचर सरकार ने ज़्यादा कर दिया है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये जो गैप है ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और ये बजट एस्टिमेशन में आपको बताया जाता है। फिर आता है एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ना, उसके बीच का और जो कैपिटल एसेट, मतलब कि एक ऐसा एसेट बनाने के लिए, जैसे मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, स्कूल्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें बनाने में जो ग्रांट लगाया जाता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। ये जो एक तरीके का फिस्कल डेफिसिट होता है जिसमें से हम जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देते हैं। मतलब कि अगर हमारी सरकार ने किसी से लोन लिया है तो उसमें वो इंटरेस्ट भी पे करते हैं, तो जो भी फिस्कल डेफिसिट हमारी कंट्री का रहा है उसमें से जो है हम इंटरेस्ट को घटा देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। तो ये तीनों टर्म्स याद रखने हैं। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं गवर्नमेंट की, उजाला स्कीम को। तो यहाँ पे आपको एक तो मिनिस्ट्रीज के नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए उजाला, उजाला क्या होता है, लाइटनिंग। तो ये किससे रिलेटेड है, आपका किससे एसोसिएटेड है, लाइट से है। हमें किसको कहा जाता है कि हमें ऐसी लाइट यूज़ करनी चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन सी लाइट होती है, एलईडी बल्ब्स होते हैं। तो इस तरीके से आप लिंकअप करके इस टॉपिक को याद करेंगे। उजाला स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक एफिशिएंट लाइटनिंग को प्रमोट किया जा सके, अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ताकि रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो लोगों के, और उसी के साथ इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व किया जा सके। ये जो स्कीम है ये किसके थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है, ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के थ्रू इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है। ये एक जॉइंट वेंचर है पीएसयू का अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया जा रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के थ्रू। उजाला जो है वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। तो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपके प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे किस तरीके की लाइटिंग यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे एलईडी बल्ब्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि जो एनर्जी कंजम्पशन रेट है उसको कम किया जा सके और जो कार्बन एमिशन रेट है उसको भी चेक किया जा सके। उसी के साथ जो है इसी स्कीम से जुड़ा हुआ एक और इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है, प्रोग्राम, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम में। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो स्ट्रीट लाइट्स हुआ करती थी वो हमारी कन्वेंशनल लाइटनिंग हुआ करती थी। अब उन कन्वेंशनल लाइट्स को भी ख़त्म करके वहाँ पे एलईडी बल्ब्स लगाने की जो एक नई पहल शुरू की गई है उसको हम स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। आपको लॉन्चिंग ईयर यहाँ पे इसका याद रखना है। उसी के साथ जो है कितनी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, तो 50 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है 500 सिटीज़ के अंदर, जिससे कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है आपका कोस्ट वाइज भी और जो इलेक्ट्रिसिटी वाइज भी है सेव यहाँ पे हो सकता है। ये अमाउंट आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है। उसी के साथ जो ये प्रोग्राम है ये बेसिकली कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट को एलईडी से अपनी खुद की कोस्ट से जो है मिनिस्ट्री इसको लगाएगी। फिर आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये भी जो है आपके इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन में है, करंट अफेयर के अंदर आ गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ करता था
कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये कहा कि पहले जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो था वो कंपनीज़ के ऊपर लगा करता था, कि पहले मैं बताऊंगी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है। अब ये जो है कंपनी की जगह इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा, मतलब अब एक पर्सन के ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा, ना कि कंपनी के ऊपर लगाया जाएगा। तो आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उस प्रोस्पेक्टिव से भी ये वाला आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक टैक्स होता है। अब आप एक देखिए, ये एक कंपनी है, ठीक है, इसने क्या किया, 1000 रुपये का प्रॉफिट लिया। ये इसके और ये जो कंपनी है इसके क्या थे, 4 शेयर होल्डर्स थे। तो ये जो 1000 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट मिला ना, इसने 10-10 रुपये का प्रॉफिट जो है ये अपने चारों शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो ये जो 10-10 रुपये हुए कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, ये हो गया उसका डिविडेंड। जब कंपनी ये 10-10 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को दे रही थी, तो उस टाइम यहाँ इस वाले पॉइंट पे क्या लगा दिया गया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, कि आप जो प्रॉफिट उनको देंगे, डिविडेंड का पार्ट जो उनको देंगे, वो पहले से ही टैक्स लगा हुआ होगा। इसको हम डिविडेंड टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टैक्स कंपनी पे लगता था जब वो अपने प्रॉफिट को दिया करता था, वो अब यहाँ नहीं लगेगा, अब वो एक शेयर होल्डर के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर ही लगेगा। तो इतना आपको समझ आया लेमन लैंग्वेज में। एक बार टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं। तो ये जो होता है टैक्स लिवाइड होता है, जो डिविडेंड्स के ऊपर लगता है। डिविडेंड क्या है, ये 10 रुपये है, डेटा कंपनी पे टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। आगे देखते हैं इसके बारे में, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। ये जो होता है बेसिकली सोर्स के ऊपर टैक्सेबल होता है। सोर्स क्या है, कंपनी है, जब वो अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और कहाँ पे डिडक्ट होता है, जब कंपनी अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। डिविडेंड जो होता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो कंपनी शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, और उसी के साथ जो है लॉ प्रोवाइड करती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कंपनी के ऊपर लगेंगे, ना कि रिसीविंग शेयर होल्डर के ऊपर लगेंगे। बट अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है, अब शेयर होल्डर के ऊपर लगेगा, ना कि कंपनी के ऊपर लगेगा। यहाँ पे किस तरीके से शेयर होल्डर के ऊपर, मतलब हम जो पहले की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि जो कंपनी है उसने अपना डिविडेंड दे दिया, ठीक है, कंपनी के ऊपर टैक्स भी लग गया, शेयर होल्डर को तो प्रॉफिट मिले जा रहा है, उसका तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, या फिर मतलब उसको तो टैक्स भरना ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करा गया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होने के बाद भी एक एडिशनल टैक्स जो है वो शेयर होल्डर के ऊपर लगेगा, जो 10 लाख रुपीज़ 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड इनकम रिसीव कर रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर मैं हूँ, अगर मेरे को 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है एक साल के अंदर, तो फिर मेरे ऊपर भी टैक्स लगेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगने के बाद। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है क्या वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। तो जो सेक्शन 105O है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा डोमेस्टिक फर्म जो कि ये डिक्लेयर करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने डिविडेंड्स को एट द रेट ऑफ 15% ऑन द ग्रोस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो फिर जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि देखिए पहले क्या होता था कि जो हमारी बैंक की एफडी हुआ करती थी और जो डिपॉजिट्स हुआ करते थे, उसमें अगर आप 1 लाख रुपए तक का अमाउंट रखते थे, डिपॉजिट रखते थे, तो आपको इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता था। बट अब जो ये अमाउंट है इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। और किस तरीके से इंश्योरेंस सिक्योरिटी आपके डिपॉजिट के ऊपर प्रोवाइड की जाती है वो यहाँ पे अब हम देखेंगे। तो जो बजट था 2020 का, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। तो बजट से इसका रिलेशन नहीं है, बस ये अनाउंस किया गया था उस टाइम में। तो जो बजट था 2020 का, उस टाइम हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने कहा था कि जो हम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस कवर रखते हैं कि अगर कोई बैंक फेल हो जाता है तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि जो पर्सन ने अपना डिपॉजिट अमाउंट वहाँ पे किया वो तो उसका सारा का सारा चला जाएगा, अगर उसकी इंश्योरेंस नहीं हो रखी होगी उसके अमाउंट की। तो किसी बैंक के फेलियर में जो इंश्योरेंस कवर था वो पहले 1 लाख रुपए के ऊपर मिला करता था, अब वो 5 लाख रुपीज़ के ऊपर मिलेगा। तो अगर किसी पर्सन का 5 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट है तभी उसको इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसके लिए एक जो है बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, कॉर्पोरेशन को, जिसको नाम दिया गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये RBI के अंडर सेटअप की गई है और यहाँ पे बेसिकली डिपॉजिटर्स जो होते हैं उनकी मनी को प्रोटेक्ट किया जाता है अगर कोई बैंक जो है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हर बैंक्स को, मतलब कि आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि RBI जो है वो अपनी तरफ से तो पैसा देगा नहीं। तो अगर मान लीजिए कि एक बैंक था, उसने 10 साल के लिए अपना काम किया, वो हर 10 साल जो है वो 0.001% जो डिपॉजिटर्स का अमाउंट होता है वो एज एन प्रीमियम किसको भरता है, DICGC के पास भरता है हर साल, ठीक है। 10 साल के बाद जो 11वां साल आया उसमें वो बैंक जो था वो फेल हो गया। तो ये जो उसने 10 साल प्रीमियम भरा है ना DICGC को, यही वाला अमाउंट जो है ये उन डिपॉजिटर्स को दिया जाएगा जब वो बैंक फेल
फेल हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर याद रखना है। अगर डिपॉजिटर की मनी जो है वो उसका क्या होता है, अगर बैंक फेल हो जाता है तो बैंक अगर कोई लिक्विडेटेड हो जाता है तो उस पर्सन को, जो भी डिपॉजिटर होता है, उसको इंश्योरेंस अमाउंट जो है 1 लाख पर इंडिविजुअल मिलता है DICGC के थ्रू। अब इसको कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। और ये जो 1 लाख का या 5 लाख का इंश्योरेंस है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यूज जो होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो, फिक्स डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट, किसी भी तरीके का जो है यहाँ पे डिपॉजिट है तो उसके ऊपर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिलता है। और उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, DICGC जो होता है वो डायरेक्टली डिपॉजिटर से डील नहीं करता कि जाके कह रहा है कि आ जाओ भाई यहाँ से कलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे RBI या फिर कोई जो रजिस्ट्रार होता है वो बैंक को डायरेक्ट करता है जो लिक्विडेट हो चुका है कि आप एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कीजिए। ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है उस लिक्विफाइड जो भी बैंक होता है, जो भी बैंक बैंकरप्ट हो चुका होता है, वो वाइंडिंग अप प्रोसेस को करता है RBI के एक तरीके से, मतलब कि RBI की जगह करता है ये। और यहाँ पे फिर DICGC एक्ट के अंदर जो है जितना भी लिस्ट होता है वो हैंडओवर किया जाता है लिक्विडेटर ऑफिसर के थ्रू DICGC को, और फिर उसके बाद कुछ 3 मंथ्स का टाइम लिया जाता है चार्ज का, और फिर जितना भी अमाउंट होता है वो इनको दे दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि DICGC जो है उसके अंडर इंश्योर कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हो, वो सभी जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंश्योर किए जाते हैं, एक्सेप्ट कुछ एरियाज़ के, जैसे मेघालय है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादर एंड नागर हवेली है। इन एरिया के कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स को छोड़ के सभी जो है वो DICGC के थ्रू इंश्योर होते हैं। उसी के साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनको भी इसके अंदर इंश्योर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि DICGC जो है वो किस टाइप के डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करता है। तो जो फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप इंश्योरेंस मांगने लग जाए तो वो नहीं दी जाएगी आपको। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपॉजिट है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं जाएगी। इंटर बैंक कोई डिपॉजिट है कि एक बैंक ने ही दूसरे बैंक के अंदर अपना डिपॉजिट कर रखा था और वो बैंक फेल हो गया तो उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। फिर वहीं पर जो डिपॉजिट होता है स्टेट लैंड डेवलपमेंटल बैंक्स का या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का, उनको इंश्योर नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि डिपॉजिट जो है रिसीव होता है आउटसाइड इंडिया आपने कोई डिपॉजिट रिसीव किया और आपने उस बैंक में डलवा दिया तो वो भी नहीं माना जाएगा। और उसी के साथ कोई ऐसा अमाउंट जो है, ऐसी कोई डिपोजिशन है जो कि DICGC ने RBI के कंसल्टेशन में एक एग्जम्प्टेड लिस्ट के अंदर डाल रखी है कि इसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, तो वो सारा अमाउंट जो है उसके ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। नेक्स्ट जो है ये हमारा इकोनॉमी का स्टैटिक टर्म हो गया, बट करंट अफेयर के अंदर है, अगेन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो के बारे में आपको जानना है। RBI जो है उन्होंने कहा है बेसिकली कि जितने भी रिटेलर्स हैं, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, उनका 5 साल के लिए मतलब बैंक्स को एग्जम्प्ट कर दिया है कि आपको जो है कैश रिजर्व रेशो जो है वो नहीं मेंटेन करना है जो लोन आप रिटेलर्स को या MSME सेक्टर को देते हैं अगले आने वाले 5 साल के लिए। तो ये आपको न्यूज़ याद रखनी है कि किसके लिए स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट किया गया है। और ये जो लोन्स हैं अगर 31 जनवरी से लेकर जुलाई 31 जनवरी 2020 के बीच में दिए गए हैं तो CRR जो है इसका एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो फिर बैंक को नहीं देना पड़ेगा। आपको इसमें जो है एक तो ये टाइम पीरियड याद रखना है, ये सेक्टर याद रखना है कि किसके लिए एग्जम्प्ट किया गया है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो CRR है वो 4% अभी लगा हुआ है। तो मतलब कि जितना भी एक बैंक होता है, इसको मैं एक बार आपको फिगर के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए इसको आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो है ये डिपॉजिट है ₹1000 का, एक पर्सन ने, मैंने जाके बैंक में 1000 रुपये जमा करा दिए। मैं ना तो MSME सेक्टर से बिलोंग करती हूँ ना मैं रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे जो ₹9 मेरे पास जो बैंक जो है उसके पास मेरे 1000 में से कितने पैसे रह जाएंगे, ₹960 रह जाएंगे। कैश रिजर्व रेशो कितना चल रहा है, 4% का यहाँ पे चल रहा है। तो 1000 का 4% क्या हो जाएगा, ₹40 हो जाएगा। तो जो बैंक होगा वो अपने पास ₹960 रखेगा और ₹40 जो है वो RBI को दे देगा। तो ये जो ₹40 यहाँ पे दिए गए हैं मेरे डिपॉजिट से RBI को, ये हो गए ये हो गया कैश रिजर्व रेशो। अगर मैं MSME सेक्टर से होती या मैं रिटेल सेक्टर से होती तो फिर बैंक जो है वो टोटल ₹1000 अपने पास रख लेता, ये ₹40 वो RBI को नहीं देता। तो इस फिगर से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि सीआरआर होता क्या है। ये बेसिकली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होता है जो किसी भी कमर्शियल बैंक को एज एन रिजर्व अपने पास या फिर जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास होल्ड रखना होता है। ये जो होता है ये परसेंटेज ऑफ कैश के बेसिस पे होता है और इसको कैश रिजर्व रेशो के नाम से जाना जाता है। कैश रिजर्व रेशो जो होता है वो बैंक अपने वॉल्ट में भी रख सकता है, आरबीआई के नाम से होता है ना कि आप किसी की चीज़ अपने पास रख लेते हैं, बट होती तो वो उसी की है ना, तो वो अपने बैंक वॉल्ट में भी रख सकता है पर उसको यूज नहीं करेगा, या फिर वो आरबीआई को भी उसे भेज सकता है। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो बैंक है वो कैश रिजर्व रेशो को जो आरबीआई के पास रखता है उसके ऊपर उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो जो पैसा होता है वो एज इट इज पड़ा रहता है। क्यों किया जाता है फिर? ना तो बैंक को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ऊपर से जो डिपॉजिटर है उसका अमाउंट भी जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मनी हो जाता है, एक्सेसिव मनी हो जाता है, इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो सीआरआर आरबीआई लगाता है बैंक्स के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि सीआरआर का रेशो बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर वो रेशो बढ़ाया जाएगा तो जो बैंक्स होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अपना आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो वो जो बैंक है उसके पास अमाउंट कम है तो फिर वो लोन जो होगा वो महंगा देगा या फिर लोन देगा ही नहीं मार्केट में, तो उससे अपने आप जो मार्केट से पैसा होगा वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से कैश रिजर्व रेशो जो है वो किया जाता है ताकि जो भी मतलब पैसा है मार्केट से वो कम हो सके। नेक्स्ट देखते हैं मसाला बॉन्ड्स के बारे में। तो जो एशियन डेवलपमेंट बोर्ड बैंक है उसने 10 ईयर के लिए जो मसाला बॉन्ड्स है ₹850 करोड़ के वो शुरू किए हैं फॉर अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया आईएनएक्स, मतलब कि इंडिया आईएनएक्स के लिए जो है इस तरीके का किया गया है, मसाला बोर्ड शुरू किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको जो प्रीलियम्स के लिए याद रखनी है वो ये रखनी है कि इंडिया आईएनएक्स जो है वो कंट्री का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये किसके लिए की गई थी? जो गिफ्ट सिटी है ना गुजरात के लिए, उसके लिए कैपिटल रेज करने के लिए ये आईएनएक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है वो सेटअप किया गया था। मसाला बॉन्ड्स होते क्या है? अगर मैं एक कॉर्पोरेट हूँ, इंडियन एंटिटी हूँ, बट मैं यहाँ काम नहीं कर रही हूँ, मैं यूएसए के अंदर जाके जो है वो बॉन्ड्स इशू कर रही हूँ, पर मैं हूँ इंडियन, मेरा कॉर्पोरेशन जो है वो इंडियन है, तो उन बॉन्ड्स को हम क्या कहेंगे? मसाला बॉन्ड्स कहेंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं वो इंडियन करेंसी में किए जाएंगे, ना कि उस कंट्री की लोकल करेंसी में किए जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे बेसिकली क्या जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है मसाला बॉन्ड्स का कि देखिए हमारी कंट्रीज में तो आ ही रहे हैं जो भी बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को इशू किए जाते हैं मसाला बॉन्ड्स, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स से जो फंड है वो रेस किए जा सके। और ये कैसे होते हैं? इंडियन करेंसी के अंदर होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई रुपी है, रुपी का रेट एकदम से घट गया डॉलर के कंपेरिजन में, तो फिर जो भी नुकसान होगा ना वो इन्वेस्टर खुद बियर करेगा उस रिस्क को। और यहाँ पे जो फर्स्ट मसाला बॉन्ड जो इशू किया गया था वो 2014 के अंदर किया गया था आईएफसी के थ्रू फॉर अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कौन एलिजिबल होता है? तो कोई भी इन्वेस्टर जो इंडिया के आउटसाइड रहता है वो इंडियन एसेट्स में मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। इंडियन एंटिटीज़ कौन सी है जो मसाला बॉन्ड को इशू करती हैं? तो एचडीएफसी हो गया, एनटीपीसी है, इंडिया बुल्स हाउसिंग है, ये मसाला बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स को रेस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ईस्ट 3 फॉर टेक अनेबल बैंकिंग। तो यहाँ पे देखिए जो बैंकिंग प्रोसेस होता है उसको टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली और आपके लिए कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए जो ईस्ट 3 है उसको शुरू किया गया। पहले आप इसके फुल फॉर्म देख लीजिए। ईस्ट का डेफिनेशन फुल फॉर्म है एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो ये वाली जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है। यहाँ पे बेसिकली स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकली अनेबल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो है वो एस्पायरिंग इंडिया को जो भी कस्टमर्स है बैंक के उनको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक है पाम बैंकिंग और एक है बैंकिंग ऑन गो। पाम बैंकिंग में क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल, आपने बैंक में अपना अकाउंट खोला उसके बाद जितना भी प्रोसेस है वो एंड टू एंड, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारी डिजिटल डिलीवरी बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, उसको हम पाम बैंकिंग कहते हैं। और बैंकिंग ऑन गो का क्या मतलब होता है? ये ईज बैंकिंग के अंदर ही क्या होगा, आप किसी मॉल में गए और आपको बैंक में जाने का काम नहीं मिला, आपको मॉल में जाना पड़ गया। आपने देखा कि उसी मॉल के अंदर आपके बैंक का आउटलेट है, तो आपको अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आप वहीं पे जाके जो है अपना जो भी काम करना था वो कर सकते हैं। तो ये है बैंकिंग ऑन गो, मतलब आप घूमते फिरते अपना बैंक का काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आउटलेट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली विजिटेड स्पोर्ट्स लाइक जैसे मॉल हो गया, स्टेशन है, कॉम्प्लेक्सेस है, कैंपसेस है, वहाँ पे बैंक का आउटलेट खोल दिया जाता है।
ये जो शुरू की गई थी ईज 3O, ये जनवरी 2018 के अंदर लॉन्च की गई थी और ये जो है न्यू एडिशन है, मतलब कि इससे पहले ईज 1 और ईज 2 भी जो है वो बन चुके हैं। इसकी डिटेल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बस मैंने उनके लिए डाल दिया जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा है कि भाई ईज 2 क्या है, तो इसको आपको वैसे पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक और गवर्नमेंट स्कीम को, डेट इज़ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये आपका जो है इकोनॉमी में भी आ जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम में भी, और शायद आप उसमें लेबर रिफॉर्म्स वाले इशू में भी इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है वो इसका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है इसका एक असेसमेंट करेगा, रियल टाइम असेसमेंट। तो आपको पहले तो इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट ये असेसमेंट करने वाला है, और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो स्कीम है ये किस तरीके की स्कीम है। तो ये फ्लैगशिप स्कीम की कैटेगरी के अंदर आती है। देखिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये हम मिस आउट कर देते हैं और हो सकता है पेपर में हमसे 1 लाइनर क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के थ्रू। यहाँ पे एक क्या किया गया है, प्लानिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है कौशल भारत का। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो स्टेट्स होंगे वो डाटा को कैप्चर करके जो भी प्रोजेक्ट के अंदर डाटा है, इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे और फिर उसके बाद उसका असेसमेंट किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली किया क्या जाता है इस स्कीम के अंदर, तो ये एक प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस वाले 4-5 वर्ड्स को, इस लाइन को रट लीजिए कि आपको स्किल्स तो प्रोवाइड की जा रही है, उसके साथ साथ आपकी प्लेसमेंट कराना भी यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरा जो प्रीलिम्स के लिए आपको पॉइंट याद रखना वो ये है कि ये जो स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ये ना ही प्राइवेट के थ्रू दिए जा रहे हैं, ना पब्लिक जो है एक्सपेंडिचर पे किए जा रहे हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आपको स्किल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये वाला मोड आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये एज एन PPP प्रोजेक्ट जो है ऑल ओवर कंट्री जो है ये अंडरटेक किया जाता है थ्रू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो होती है, और ये किसके थ्रू, किसके अंडर रजिस्टर्ड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा क्योंकि अगर स्किल है उसको देख के मे भी आपको लगे कि स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स के अंदर ये है। यहाँ पे जो गाइडलाइंस की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग। तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा ना कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ फंड्स उनको 2% का देना होता है, तो यहाँ से फंड आता है और स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे जो है 15% जो फंड्स होता है टोटल इस पूरे अमाउंट का, इस पूरी स्कीम का, वो नेशनल लेवल बेनिफिशियरी जो कि माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग से डेडिकेटेड होता है कि टोटल अमाउंट में से 15% माइनॉरिटी ग्रुप्स के पास जाएगा। बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर रूरल यूथ को यहाँ पे लेते हैं तो 15 से लेकर 35 ईयर्स तक का यूथ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और वहीं पर हम SC ST वीमेन PVTG या PWD कैटेगरी को देखते हैं तो अप टू 45 ईयर्स जो है ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मर्जर ऑफ बैंक्स के बारे में। यहाँ पे एक तो आपको याद रखना है कि कितने मर्जिंग के बाद बैंक्स का नंबर हमारी कंट्री के अंदर रह जाएगा और कौन सा बैंक किससे मर्ज हुआ है। ये जो नाम होते हैं ना मर्जिंग के, ये आई थिंक PCS प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो स्कीम बनाई गई है ये 10 स्टेट ओन्ड बैंक्स को अब जो है 4 में मर्ज कर दिया जाएगा। और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो 2017 में हमारे पास 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो घट के कितने हो जाएंगे, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट्स PCS वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा याद रखेगा। उसी के बाद जो न्यू मर्जर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मतलब कौन कौन से जो हैं वो बैंक्स मर्ज किए गए हैं। इसमें सबसे पहले PNB बैंक को, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन तीनों को मिला के एक नया बैंक बनाया जाएगा जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल लैंडर बैंक हो जाएगा। फिर जो है कैनरा बैंक और जो सिंडिकेट बैंक है उनको मर्ज किया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एमलगेट किया जाएगा आंध्रा बैंक के साथ और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ, और इंडियन बैंक को मर्ज किया जाएगा इलाहाबाद बैंक के साथ भी। तो ये सारे बैंक्स के नाम आपको याद रखने हैं। इसके साथ जो आपको याद रखनी है EPFO के लिए, PCS के लिए भी और सिविल सर्विसेज के लिए भी इन कमिटीज के नाम याद रखने हैं जिन्होंने कि पहले कहा था कि मर्जिंग ऑफ बैंक होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आती है नरसिम्हन कमेटी। 1991 से और 1998 में इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि स्ट्रॉन्ग बैंक्स का जो है वो मर्जर जरूर करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। और इवन इन्होंने ये भी कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है उसके साथ आप डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो NBFCs है उनका भी मर्जिंग कर दीजिए। वहीं पे फिर 1997 के अंदर खान कमेटी आई जिसमें इन्होंने कहा कि जो कमर्शियल बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनको इतने हल्के में मत लो, उनके रोल को हार्मोनाइज करना चाहिए, मतलब कि उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। फिर आया वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी ने कहा बेसिकली कि जो भी स्ट्रेंथ होती है
मतलब कि बैंक्स की, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बैंकिंग का होता है उसके अंदर रिडक्शन करना चाहिए, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट बैंक्स को हो सके। और वो कैसे होगा? मर्जिंग के थ्रू होगा। ये वर्मा कमेटी के थ्रू कहा गया था। नेक्स्ट एक जो है स्टैटिक पोर्शन का ही टर्म है स्वैप रेशो, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है स्वैप रेशो में, कि एक जो कंपनी है, एक्वायरिंग कंपनी है, वो अपने शेयर को, एक ये कंपनी है, ये वाली जो कंपनी है ये इस कंपनी के अंदर मर्ज होने जा रही है, ठीक है। इस कंपनी के अपने खुद के शेयर हैं, तो ये वाली जो कंपनी है जिस कंपनी से मर्ज होने जा रही है, उसी को ये कहती है कि आप हमारे जो शेयर्स है उनको खरीद लीजिए, या फिर एक्वायर कर लेती है इस कंपनी में जाने के बाद, ठीक है। तो स्वैप रेशो क्या होता है? बेसिकली कि जो एक्वायरिंग कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को ऑफर करती है इन एक्सचेंज फॉर द टारगेट कंपनी शेयर ड्यूरिंग अ मर्जर और एक्विजिशन। तो ये कंपनी जो है ये इसके शेयर को खरीद लेगी और ये वाली इसके शेयर्स को खरीद लेगी। इस तरीके का जो स्वैपिंग की जाती है, मतलब अदला बदली की जाती है, उसको हम स्वैप रेशो कहते हैं। कैलकुलेट इसको किस तरीके से किया जाता है? तो कंपनी जो है वो एनालाइज करती है कि दूसरी जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल रेशो कैसे है, मतलब उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी होती है, टैक्स के बाद उसका प्रॉफिट कितना रह गया, डिविडेंड कितना वो अपने शेयर होल्डर्स को पे करता है। ऐसे फैक्टर्स को देखने के बाद जो है वो रीजन फॉर मर्जर और एक्विजिशन डिसाइड किया जाता है। और जो करंट मार्केट प्राइसेस जो होते हैं टारगेट और एक्वायरिंग कंपनी के, उनको कंपेयर किया जाता है उसके फाइनेंशियल सिचुएशंस के साथ, और फिर जो स्वैपिंग है वो कर दी जाती है। तो उसके साथ जो है आगे के पॉइंट्स को भी देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गाइज़ मेरा प्लान है कि 1 मार्च तक आपका ये सिलेबस पूरा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक जो है आपका ये पूरा कंप्लीट कराना सिलेबस, ताकि उसके बाद प्रैक्टिस सेट को शुरू कर सके, और फिर मेरे को भी अपने प्रिपरेशन में टाइम ज़्यादा अलॉट करना है। तो टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मैं नोटिफिकेशंस भी डालती हूँ यूट्यूब की जो वीडियोज़ होते हैं, क्योंकि यार मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, यूट्यूब का कुछ टेक्निकल इशू होता है। जब हम ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करते हैं एक दिन में 4 से 5 वीडियो, तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो होती है उसके फिर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोस का पता चल सके। क्या पता आपने कोई रिक्वेस्ट की हो वीडियो और मैंने वही वीडियो बना दी और आपको पता भी ना चले उसका। तो आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो बेसिकली ये है क्या कि जो राजस्थान का हाई कोर्ट है ना, उसमें पिटीशन डाली गई है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर लगा दी गई है। तो देखिए बेसिकली पहले मैं आपको बताऊं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। अगर कोई जो बिजनेस होता है वो अपना रॉ मटेरियल या फिर वो कोई भी जो सामान होता है वो इंपोर्ट कराता है, ठीक है, फिर वो आगे उसको बेचता है। तो जब उसके पास इनपुट आता है, रॉ मटेरियल हो सकता है या फिर कोई भी इंपोर्ट का मटेरियल होता है, तो उस टाइम जो होता है वो एक टैक्स को पे करता है, ठीक है। तो उस टाइम में फिर जब वो आउटपुट देता है, मतलब जब वो उस चीज़ को बेचता है, तो अगेन उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इससे क्या होता है कि जो एक टैक्स लायबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है उसके ऊपर, क्योंकि उसने जो है टैक्स पहले ही इनपुट के ऊपर पे कर दिया था और अब उसको जो है सिर्फ बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ता है, दोबारा आउटपुट के ऊपर टैक्स प्रोवाइड नहीं करना होता। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि एक इनपुट टैक्स क्रेडिट जो था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट यूज़ करते थे अंडर द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर। तो ये वाली जो चीज़ है ये राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई है। जो अमेंडमेंट ली गई है वो रूल 36 ऑफ CGST रूल 2017 के अंदर दी गई, और इसमें कहा गया कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सिर्फ जो है सप्लायर ऑफ गुड अपडेट्स के टाइम ही अवेल किया जा सकता है, और उसके बाद जो है कुछ एग्जम्पशंस यहाँ पे लगा दी गई थी। ये आपके टाइम उसका नहीं है, मतलब कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपको बस याद रखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्या होता है। एक्सेप्शंस यहाँ पे क्या की गई है कि कौन कौन से ऐसे एस्टेब्लिशमेंट है जिनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लगेगा। तो जो बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल नहीं कर सकते हैं, और उसी के साथ जो ITC है वो पर्सनल यूज़ के लिए, मान लीजिए कि आपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए फैक्ट्री से जाके कोई सामान खरीद लिया, अब आप ये कहें कि मैं तो टैक्स नहीं दूंगा, मैं मतलब कि मैं अभी टैक्स नहीं पे करूंगा, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ पे एग्जम्पशंस प्रोवाइड नहीं की गई है। नेक्स्ट आता है शेयर्ड इकोनॉमी। शेयर्ड इकोनॉमी को आप कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि आप जो है कैब करते हैं अपना कहीं पर जाने के लिए, तो आपको कैब का जो अमाउंट है वो ज़्यादा लग रहा है उस डिस्टेंस के लिए, तो आप क्या चाहते हैं कि शेयर्ड कैब आपको मिल जाए, तो आप शेयर्ड कैब ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा वो पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है। तो ये जो हमने शेयरिंग की ना, बट इसमें इकोनॉमी में तो गया वो पैसा जो आपने कंट्रीब्यूट किया, पर कम किया शेयरिंग के थ्रू किया, तो उसको हम क्या करते हैं, शेयर्ड इकोनॉमी कहते हैं। या ये जो होता है ये एक तरीके का कोलैबोरेटिव कंजम्पशन होता है या पीयर टू पीयर बेस्ड शेयरिंग होती है, जिसमें बेसिकली जो होता है
कि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उसको खरीदने की बजाय, जो गुड्स सॉरी हम यूज़ कर रहे हैं उनको खरीदने की बजाय जो है हम उनको रेंट कर ले या बोरो कर ले थोड़े टाइम पीरियड के लिए। जैसे हम होता है ना कि फ्रेंड्स की ड्रेस पहन के चले जाते हैं बोरो करके, तो वो क्या हो गई आपकी शेयर्ड इकोनॉमी हो गई। शेयर्ड इकोनॉमी के एग्जांपल्स आप क्या क्या देखेंगे, जैसे को वर्किंग हो गया, जैसे कि वी वर्क इंडिया है, एविफिस है, को लिविंग हो गया, ओयो लाइफ है, ऑक्सफोर्ड कैप्स है। ये आपको मतलब कि जो 2 पर्सन है वो एक साथ रूम जो है वो शेयर कर लेते हैं। शेयर्ड मोबिलिटी हो गया, उबर ओला हो गया, या फिर फर्नीचर रेंटल, जैसे कि आप फर्निश्ड जो रूम्स हायर करते हैं तो उसमें आपको फर्नीचर नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको पहले से रूम में जो है वो फर्नीचर मिल जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए शेयर्ड इकोनॉमी के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स के बारे में। ये बॉन्ड्स किस तरीके के होते हैं ये आपको याद रखना है बस यहाँ पे। तो देखिए ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये वही कैपिटल रेज करने के लिए बनाए जाते हैं, बट ये जो होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं और बहुत ही जो जल्दी फ्लक्चुएशंस जिसके अंदर आती है उस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। ये बेसिकली जो बॉन्ड्स है वो इशू किए जाते हैं ताकि जो कोर कैपिटल बेस है किसी भी कंपनी का उसको बढ़ाया जा सके, ताकि बेजल 3 नॉर्म्स जो है उनसे मीटअप किया जा सके। बेजल 3 नॉर्म्स आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो की फीचर्स है वो ये हैं कि जो टायर 2 के बॉन्ड्स होते हैं इनके रेट्स जो होते हैं टायर 1 के बॉन्ड्स के उसके ज़्यादा होते हैं। और अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स है तो इसमें रिस्क जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, बट रिस्क ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का रेट होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। ये बॉन्ड्स जो होते हैं इसमें कोई भी मैच्योरिटी डेट जो है वो नहीं होती क्योंकि ये अनसिक्योर्ड नेचर के हैं। वहीं पे जो इशूइंग बैंक होता है वो जो है कभी भी ऑप्शन दे सकता है कि आप अपने बॉन्ड्स को वापस ले लीजिए, या फिर आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस दे देगा विदाउट एनी प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इसकी अनसिक्योरिटी है। उसी के साथ जो है फिर लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं अगर ये अनसिक्योर्ड है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बॉन्ड जो है वो अपने मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे पहुंच जाता है तो इसमें जो प्रॉफिट होता है, जो यील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है सेम एंटिटी के लिए जो कि दूसरे बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। और जो ये इंडिविजुअल इन्वेस्ट, और एक चीज़ ये कि जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो इस बॉन्ड को बेच रहे हैं वो खुद भी इसको खरीद सकते हैं, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो खुद भी इस बॉन्ड को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हायर होता है रिस्क बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये सिक्योर बॉन्ड से अगर हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं तो इसको 1 से लेके 4 ग्रेड्स कम मिलते हैं अगर हम सिक्योर बॉन्ड से इसको कंपेयर करते हैं। फिर डिस्कस करते हैं एक्साइज ड्यूटी को। तो देखिए अगर कोई भी जो टैक्स है वो लगाया जाता है ऐसे गुड के ऊपर जो हमारी कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, उसी के अलावा आपको क्या देखना है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि जब कोई भी जो गुड है वो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट होके आ रहा है तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, और जो हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो 2017 का जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम में जो है नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंदर सब्स्यूम कर दिया गया था, तो उस टाइम में एक्साइज ड्यूटी जो है उसको भी जीएसटी के अंदर ही डाल दिया गया था कि अब एक्साइज ड्यूटी जो है वो अलग से नहीं लगेगी। तो इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी जो है वो इस टाइम इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। पर 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, फर्स्ट इज लिकर एंड सेकेंड इज पेट्रोलियम। तो ये दोनों टर्म्स जो दोनों सेक्टर्स हैं आपको याद रखने हैं। की फैक्ट्स जो आपको यहाँ पे देखने हैं ये जो एक्साइज ड्यूटी होता है उसको हमें ये लगता है कई बार कि अगर मैन्युफैक्चरर से लिया जा रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा, पर जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। किसके थ्रू जो है एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट किया जाता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड जो कस्टमर्स है सीबीसी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्ट करने का एक्साइज ड्यूटी का, और इसको जो है वो डिफाइन किया गया है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के अंदर। उसके बाद देखते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है और अभी 2020 में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर भी था, तो मैंने इसके ऊपर ना एक डिटेल वीडियो बना रखी है वेज एंड मीन एडवांस की। टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मैं आज उसको पोस्ट कर दूंगी, तो जिन स्टूडेंट्स को इसको पूरा कवर करना है प्लीज़ उसको देखिए, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो आपको बताए हैं। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं, बेसिकली ये एक तरीके की टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होती है। सरकार जो है उसका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो गया, उसको एक्सपेंडिचर करना है। अभी कोरोना के टाइम में वेज एंड मीन एडवांसेस जो थे वो न्यूज़ के अंदर थे क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं था। तो जो है सरकार कहाँ पे जाती है, आरबीआई के पास जाती है और कहती है कि भाई हमारे जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है ना उसमें टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए बहुत मिसमैच हो रहा है, तो आप हमें थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। तो आरबीआई से ये इस तरीके की टेम्परेरी लोन फैसिलिटी गवर्नमेंट जाके लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है जो भी मनी वो बोरो करती है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेपो रेट के सेम होता है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि उस टाइम में जो रेपो रेट चल रहा होता है बैंक का
उसके ही इक्वल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अच्छा चलिए आप ये जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टाइम जो है वो रेपो रेट कितना हो रहा है। कैश रिजर्व रेशियो मैंने आपको बता दिया, अब रेपो रेट आप मेरे को बताइए कि कितना होता है। और ये जो टाइम ऑफ मनी है, मतलब कि कितने टाइम पीरियड के लिए मनी दिया जाता है, तो ये 3 मंथ्स के लिए दिया जाता है। और उसी के साथ जो लिमिट होती है इसकी कि कितना वेज एंड मीन्स एडवांस जो है वो आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो आरबीआई और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको म्यूचुअली मिलकर एग्री करती है। इसके बाद के जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको उस वाली वीडियो में मिल जाएंगे जो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी। तो WMS स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो 1997 के अंदर जो है शुरुआत की गई थी। तो बहुत ही एक जो है पुरानी स्कीम है ये। और टेम्परेरी ट्रेजरी बिल्स जो थे उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट एफिशिएंट हुआ करता था, उसको फाइनेंस करने के लिए यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका जो मिशन है वो ये है कि जो सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स हैं एशिया के अंदर और एशिया के बाहर भी उनको डेवलप किया जा सके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है। गाइज वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स के जो बैंक है, और क्या नाम है, ये आपका WTO हो जाता है। इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो आपके सिलेबस में है, आपको वो करनी है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, पर अभी ये करंट अफेयर के अंदर है तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो ऑपरेशंस को इन्होंने करना शुरू किया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, वो 2016 से करना शुरू किया था। और अभी ये न्यूज़ के अंदर भी था, चाइना और जो इंडिया के बीच में ये अभी इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसके बीच में जो है एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो था उसने ये कहा था कि भाई आप लोगों का चाहे कुछ भी होता रहे बीच में, हम जो हैं एक अच्छी तरीके से काम करेंगे। और अगर इंडिया को कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तो हम उसको जरूर देंगे। हम पर्सनल लेवल पे नहीं देखेंगे कि इंडिया और चाइना की क्या लड़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्टिव से भी ये न्यूज़ के अंदर था। यहाँ पे जो है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए और प्रोडक्टिव सेक्टर्स को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे जो है गोल्ड बॉन्ड जो है वो शुरुआत की गई थी 2015 के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो इंडियंस जो होते हैं वो गोल्ड इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको रिड्यूस किया जा सके। फर्स्ट तो ये पॉइंट था। दूसरा क्या होता है कि लोगों के जो इंडियंस होते हैं ना उनको होता है कि है ना गोल्ड को इकट्ठा कर करके तिजोरियों में भरते रहते हैं, उससे ना आगे उसके ऊपर कोई प्रॉफिट होता, वो रखा का रखा रह जाता है, चोरी हो गई वो अलग बात हो गई। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो इस चीज़ को कि इंडियंस की जो हैबिट है अपने फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को रखने की, उसको चेंज करने के लिए अब वो जो गोल्ड है उसको आप बॉन्ड्स में कन्वर्ट करके उससे फिर जो भी प्रॉफिट है उसको अर्न कर सके। और उससे क्या होगा कि हमारी जो कंट्री होगी उसमें दिखेगा भी कि हाँ भाई इतना गोल्ड है, तो उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी इंप्रूवमेंट होगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो रखी गई है, सबसे पहले तो ये है कि ये जो सेल होगी बॉन्ड्स की वो सिर्फ रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज़ को होगी। जो इंडिविजुअल्स है, HUFC है, ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, सिर्फ इंडियन वे में ये होगा। उसी के साथ डिनोमिनेशन और टेनोर की बात करते हैं यहाँ पे, तो मल्टीपल ऑफ ग्राम्स के अंडर जो है ये बॉन्ड इशू होगा। मतलब कि जितना भी ग्राम आप सोना यहाँ पे रखते हैं उतना बॉन्ड जो है, उतना मतलब बड़ा बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। 1 ग्राम पीरियड से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो पीरियड होता है इसका कि कितने टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड इशू होते हैं, तो ये 8 ईयर्स का इसका मैच्योरिटी टाइम होता है। बट जब आप 5th ईयर के अंडर घुस जाते हैं तो उसके बाद आप चाहे तो इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको दिया गया है। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है इतनी मिनिमम परमिशेबल इन्वेस्टमेंट का भी आपको दिया गया है। और उसी के साथ इंडिविजुअल लेवल पे आप 1 ग्राम के गोल्ड से लेके 4 kg ऑफ गोल्ड तक में बॉन्ड खरीद सकते हैं। वहीं पे अगर हम HUF की बात करते हैं तो 4 kg ऑफ जो आप गोल्ड है वो कर सकते हैं। ट्रस्ट जो होती हैं वो 20 kg तक के जो गोल्ड्स है उनको यहाँ पे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर कर सकते हैं। जॉइंट होल्डर्स जो होते हैं वो भी 4 kg का एप्लीकेशन उनके ऊपर है। और सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट जो होता है जॉइंट होल्डिंग में उसको 4 kg ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। और एक चीज़ वो आपको याद रखनी है कि देखिए आप जब कभी भी ये जो होते हैं मुथूट फाइनेंस वगैरह होते हैं, यहाँ पे क्या दिखाते हैं एंड में कि आप गोल्ड रखते हैं उनके पास जाके तो वो आपको लोन दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स होंगे ना इसको एज एन आप कोलेट्रल भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना सोना वहाँ पे नहीं रखना है, आप अपना बॉन्ड वहाँ पे जाके अगर मुथूट फाइनेंस में रखेंगे तो भी वो आपको पैसा देंगे। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो एज एन कोलेट्रल भी यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो देखी जाएगी। ऑर्डिनरी गोल्ड लोन जो होता है उसके बेस मतलब RBI के थ्रू जो है वो टाइम टू टाइम सेटअप की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गया और आपके ऊपर पैसे बरसा के चला गया, तो क्या होगा? आपने ना कोई मेहनत करी और एकदम से आपके पास इतना सारा पैसा आ गया, फिर तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो वही वाली चीज़ जो है वो हेलीकॉप्टर मनी में होता है कि अगर कोई जो है
इकोनॉमी है वो अभी रिसेशन के अंदर चल रही है, उसके अंदर पैसा नहीं है, तो उस टाइम में जो गवर्नमेंट होती है वो लार्ज सम ऑफ मनी को प्रिंट करती है और अपनी पब्लिक में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये जो वो होता है प्रिंटिंग ऑफ मनी होता है, इसको हम हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। और ये किसके थ्रू बताया गया था? मिल्टन फ्रीडमैन जो थे एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। इसको क्यों कहा जाता है कि जैसे कि आप बैठे हैं और एकदम से आसमान से हेलीकॉप्टर गया और आपके ऊपर पैसे बरसा के चला गया, मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं थी बट एकदम से आपके हाथ में पैसा आ जाता है। तो अनएक्सपेक्टेडली जब आप डंप करते हैं मनी को एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के अंदर, ताकि जो डीप स्लम का एक शौक है उससे इकोनॉमी निकल सके, तो जो मनी सप्लाई इंक्रीज की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक के पास, उसको हम हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। यहाँ पे मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक होता है ये, जिसको ब्रिक्स स्टेट्स के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। इसके जो ब्रिक्स स्टेट्स है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो पहली बात तो ब्रिक्स के आपको नाम याद रखें हैं। दूसरी चीज़ जो है ये कब शुरू किया गया था, तो जो 5th ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर 2013 के अंदर, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी कि ऐसा कुछ जो बैंक है हम वो सेटअप करेंगे। और फिर 2014 के अंदर ब्राज़ील के अंदर जो है 6th ब्रिक्स समिट हुआ, उसमें एस्टेब्लिश हुआ। तो आइडिया 5th में आया था और एस्टेब्लिश 6th के अंदर किया गया था। ये जो सेटअप किया गया है बैंक, वो बेसिकली किया गया है कि एक जो 5 एमर्जिंग मार्केट्स है उसके अंदर फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल कोऑपरेशन हो सके। और जो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन किया गया था, इसमें जो लीडर्स है उन्होंने ये स्ट्रेस किया था कि एनडीबी जो है वो सभी ब्रिक्स की कंट्रीज़ जो है उनकी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा और एक मल्टीलेटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा फॉर अ ग्लोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये शंघाई चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक की तरीके से जो है ये वोट बेसिस पे जो है या कैपिटल शेयर बेसिस पे ही काम करता है। और यहाँ पे जो ईच डेवलपमेंटल बैंक के पार्टिसिपेंट होते हैं उनको 1 वोट का राइट दिया गया है। और यहाँ पे किसी भी कंट्री को वीटो पावर नहीं दी गई है, मतलब कि एक वोट से ही जो है वो डिसीजन होगा। ऐसा नहीं है कि सबने कोई डिसीजन लिया और एक कंट्री ने वीटो पावर करके, वीटो पावर क्या होती है बेसिकली कि अगर एक ने मना कर दिया तो फिर वो डिसीजन नहीं हो पाएगा, तो वीटो पावर यहाँ पे नहीं की गई है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बेसिकली गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया है। ये जो पॉलिसी कमेटी होते हैं वो बेसिकली क्या करती है, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं ना उसको फ्रेम करती है कंट्री के अंदर। जैसे कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशो है, ये वाले जो टर्म्स है ना ये सारे के सारे मैं अपने इकोनॉमी के चैप्टर में बताऊंगी। अभी न्यूज़ के अंदर है तो बस आपको पता होना चाहिए कब ये जो है ये कैसे बनाई जाती है, कब कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो आरबीआई की जो एक्ट है 1934 के अंदर, इसके अंदर इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है और एमपीसी जो है उसको एंट्रस्ट किया जाता है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि आप पॉलिसी रेट्स जो हैं उनको डिसाइड कीजिए कि कितना क्या होना चाहिए डिफरेंट लेवल पे। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होता जो कि एमपीसी के अंदर नॉमिनेट होता है। और जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। गवर्नर जो है वो करते हैं बीइंग द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन। तो ये जो गवर्नर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन बन जाते हैं। सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, तो जो गवर्नमेंट नॉमिनीज जो होते हैं एमपीसी के वो सिलेक्ट करते हैं बाय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के थ्रू। कैबिनेट सेक्रेटरी के, आरबीआई गवर्नर के अंदर ये कैबिनेट कमेटी होती है, उसके थ्रू जो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। टर्म की बात करते हैं तो 4 साल के पीरियड का जो है वो टर्म होता है एक मेंबर का और उसका रीअपॉइंटमेंट दोबारा नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किस लिए मतलब कि बनाई गई है, ये सब आपको याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है कि किसके सजेशन पे बताई गई है। तो चक्रवर्ती कमेटी एक बनाई गई थी, उन्होंने सजेशन दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए कंट्री के अंदर और फिर उसको बना दिया गया था। ये वाला पॉइंट्स जो है ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, अभी समझाने का नहीं है, तो जिसको रीड करना है आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, और ये इतना एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है अर्बन मिशन जो है वो किसके थ्रू जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू। तो सुमेर कल्याणवत जो है, आपने सबसे पहले सही आंसर दिया, सो कांग्रेस सुमेर कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये जो सही आंसर था ये इसका था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उनके थ्रू श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को लॉन्च किया गया है। तो आगे देखते हैं आज के क्वेश्चन, एक बार मैं इसका आंसर और बता देती हूँ। तो 4th एनिवर्सरी जो है वो अभी इस मिशन की मनाई गई थी 2016 के अंदर जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ताकि जो अर्बन क्लस्टर मतलब अर्बन और रूरल एरिया दोनों के अंदर क्लस्टर्स बनाए जा सके फॉर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अ इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
आज हम करेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि टैक्स बायोंसी से रिलेटेड है कि टैक्स बायोंसी रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू चेंजेस इन जीडीपी। इफ देयर इज एन आउटपुट ग्रोथ एंड द टैक्स बायोंसी इज नॉट कमेंसरेट देन इट कैन इम्प्लाई। तो आपको ए है ऑप्शन यहाँ पे देयर इज अ टैक्स इवेजन, बी इज ग्रोथ इन द नॉन टैक्स्ड पार्ट ऑफ द जीडीपी, सी इज बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नोर बी। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर इसको आंसर कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन वो है बोथ ए एंड बी, जो है दोनों ही ये स्टेटमेंट है कि अगर टैक्स बेयोंसी होती है तो उस टाइम पीरियड में क्या इंप्लाई होता है कि टैक्स इवेजन होता है और जो नॉन टैक्स्ड पार्ट होता है जीडीपी का उसके अंदर ग्रोथ होती है। तो टैक्स बेयोंसी क्या होता है, वो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कि जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है उसके अंदर क्या चेंज है और जो जीडीपी का चेंज है उन दोनों के बीच में क्या जो है रिलेशनशिप है। तो ये बेसिकली जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ होता है उसमें रिस्पॉन्स दिखाता है विद द चेंज इन जीडीपी। अगर कोई जो टैक्स है वो बायंट होता है, इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, मतलब कि टैक्स रेट आपको बढ़ाना नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही रेवेन्यू को पे कर रहे हैं, तो ये हो जाता है टैक्स बायोंसी। अगर आउटपुट जो है ये यहाँ पे ग्रो होता है तो टैक्स बायोंसी जो होती है वो कमेंसरेट नहीं की जाती। इसका मतलब ये है कि टैक्स इवेजन हो रहा है और जो नॉन टैक्स पार्ट ऑफ जीडीपी है जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ एनिमल डिजीज। आपका साइंस सेक्शन का ये है और पूछा भी जा सकता है क्योंकि डिजीज अभी बहुत फैली हुई है। तो ए है वैक्सीनेशन, बी इज बायोसिक्योरिटी, सी इज ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।